मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन पूर्णिया की CMS एंड ED की शिक्षिका मैं मेधा कुमारी आप सभी स्टूडेंट का हमारी इस क्लास में स्वागत करती हूँ। हम आज पढ़ने वाले हैं, पिछले क्लास में हमने कवर किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ कैविटी को पढ़ रहे थे। तो माउथ कैविटी में हम लोगों ने पढ़ा था, टीथ तक हम लोगों ने कवर कर चुका था और दांत तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो टॉपिक है वो टंग और सैलिवरी ग्लैंड माउथ कैविटी में वो टॉपिक रह गए हैं, हम उसे पहले कवर करते हैं, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग कवर करते हैं टंग के बारे में, ठीक है। इसके बारे में, टंग के बारे में यानी जीभ के बारे में सबको पता है ना। जीभ क्या है? जीभ है तभी हम बोल पा रहे हैं। जीभ और क्या काम करता है? किसी को भी मुंह दुखने का काम करता है ना। तो टंग जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है और ये सेंस ऑर्गन में भी है। सेंस ऑर्गन में क्यों है? क्योंकि ये स्वाद का हमें क्या देता है? स्वाद का ज्ञान देता है, ठीक है। टंग है तभी हमें पता चल पाता है कि किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी फूड का स्वाद मीठा है, तीखा है, नमकीन है, कैसा भी है, किससे पता चल पाता है? टंग के साथ। अगर टंग यानी कि जीभ नहीं होता तो हमें स्वाद का पता नहीं होता, और जब हमें स्वाद का पता नहीं होता तो हमारे शरीर के साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ नहीं होता है ना। स्वाद के पीछे ज़्यादा पड़े हुए तभी तो जो हेल्दी भोजन है वो पसंद नहीं आता है, दाल रोटी चावल पसंद नहीं आता है, पसंद क्या आता है? मैगी पिज्ज़ा वगैरह, है ना। तो स्वाद के कारण है, तो ये कोई बात नहीं, स्वाद भी लेना चाहिए बट लिमिट में लेना चाहिए कि वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं चाहिए ना। तो जब हम लोग टंग के बारे में पढ़ेंगे तो टंग क्या है? ठीक, क्या है? एक ऑर्गन है, ठीक है। टंग क्या है? ऑर्गन है जिसका क्या है? पीछे का सिरा, ठीक है। यानी कि एक ऑर्गन है जिसका पीछे का सिरा क्या है? हाइपोन से अटैच है, ठीक है। हाइपोन जो सब यहाँ पे है, ये पीछे का सिरा क्या है? हाइपोन से अटैच है और आगे का सिरा क्या है? मुक्त है, यानी कि खुला हुआ। आगे का सिरा अटैच नहीं है। आगे का सिरा जब अटैच नहीं है इसलिए हम जीभ को क्या कर पाते हैं? पूरे सर्कुलेट कर पाते हैं, जैसे घुमा पाते हैं, निकाल पाते हैं। अगर जीभ हमारा आगे का सिरा भी अगर ज्वाइंट रहता है तो क्या हम जीभ निकाल पाते हैं? कर पाते नहीं ना। आगे का सिरा हमारा खुला हुआ है, इसलिए जब हम जीभ निकाल दिए तो ये क्या है कि आगे का हमारा सिरा खुला है। ये सिरा खुला हुआ है, इसी कारण क्या होता है? हम जब भी कोई भोजन खा रहे हैं, क्या होता है? जब हम भोजन खा रहे हैं तो उसमें हम अपनी जीभों से क्या उसको पलट कर पाते हैं, ठीक है। जो होता है ना, कहीं दांत में फंस गया तो जीभ से हम दांत से निकाल लेते हैं, कहीं भोजन किया तो जीभ से हम उसको क्या करते हैं? पलट का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर जीभ हमारा मुक्त नहीं रहता तो हम ये सारा काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर हम लोग जीभ का स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है, जीभ का अगर स्ट्रक्चर देते हैं, ये जीभ का स्ट्रक्चर क्या है? जीभ का स्ट्रक्चर क्या है? आगे क्या है? हाइपोन से, आगे क्या है? हाइपोन से अटैच है ना। तो यहाँ हमने फिगर बनाया है किसका? टंग का, ठीक है। ये फिगर किसका है? टंग का। मांसपेशी संरचना है, ठीक है। तो इसका पीछे का सिरा क्या है? हाइपोन से पीछे हाइपोन है, हाइपोन से अटैच है, ठीक है। हाइपोन से अटैच है और आगे का खुला हुआ, ठीक है। आगे का क्या है? खुला हुआ। अब क्या है कि टंग में बहुत सारे जो है आपको उभार जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है ना। लंसा टंग है, जीभ है, उसमें बहुत सारा उभार से स्ट्रक्चर पाया जाता है। जब भी जीभ को देखिएगा आईने में गौर से तो क्या दिखता है? बहुत सारा उभार स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? पेपिला होता है। क्या होता है? पेपिला होता है। पेपिलाए भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है कि सबसे जब पीछे में क्या होता है? कुछ बड़े गोल आकार के पेपिला होते हैं, ठीक है। बड़े पेपिला होते हैं तो उसका क्या नाम है? सर्कमवैलेंट पेपिला, ठीक है। उसके बाद आपको पूरे जीभ में फंगिफॉर्म पेपिला और फिलिफॉर्म पेपिला पाए जाएंगे। तो क्या है कि कुछ उभार तो है बड़ा उभार होता है, कुछ उभार छोटा होता है ना। कुछ उभार बड़ा उभार है, कुछ उभार क्या है? छोटा उभार। तो वो क्या है?
फिर मांस उभरा हुआ है ना, ऐसे स्ट्रक्चर लगता है ना, तो क्या है वो पेपिला होता है। तो फर्मिफॉर्म, फिलिफॉर्म और सर्कमवैलेंट पेपिला, ये तीन तरह के पेपिला है, वो क्यों है इसके स्ट्रक्चर पे है। कोई पेपिला जो राउंड स्ट्रक्चर में है, बड़े बड़े हैं, कुछ पेपिला बड़े हैं और कुछ बहुत ही छोटे पेपिला हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जीभ, पता ही है कि जीभ क्या काम कर रहा है, कि सबसे इम्पोर्टेंट काम तो हमें स्वाद प्रदान करने का काम कर रहा है। हमारे जीभ को स्वाद लग रहा है तभी हम किसी फूड को, भोजन को अच्छे से खा पाते हैं, ठीक है। अब क्या है ये पेपिला, जो ये पेपिला तो है, इसी में क्या है टेस्ट बर्ड रहता है, ठीक है। क्या रहता है टेस्ट बर्ड, समझ में आया क्या, टेस्ट बर्ड। इसी टेस्ट बर्ड के कारण क्या होता है, टेस्ट बर्ड के कारण क्या होता है, हमें स्वाद पता चलता है। तो उस टेस्ट बर्ड में जो स्वाद का तंत्रिका तंत्र है वो उसका सिरा रहता है, समझ में, उसका एक सिरा रहता है जो हमें क्या देता है, स्वाद का ज्ञान देता है, ठीक है, स्वाद का ज्ञान देता है। अब जीभ में अलग अलग पोर्शन पे, अलग अलग जगह पे कौन से स्वाद हमें पहचानने में आता है। तो आगे का सिरा, ठीक है, आगे का जो पोर्शन है वहाँ पर हमें इसका ये स्वीट का स्वाद, क्या है स्वीट का पता चलता है। जस्ट स्वीट से जस्ट ऊपर हमें किसका पता चलता है, हमें सॉल्ट का पता चलता है, और सॉल्ट से जस्ट ऊपर में सॉल्ट का, और सबसे ऊपर में बीच में बीटर का। तो इस तरह से हमें स्वाद का पता चलता है। लेकिन जब हम कभी भी फूड लेते हैं, ठीक है, कभी भी हम भोजन लेते हैं, शायद भोजन को, अब तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं एक ही कोई भी भोजन जाएगा तो हमारे जीभ पे मिलेगा, है ना। तो जो जैसा टेस्ट जहाँ जाएगा वहाँ पर हमें उसका स्वाद होगा। अगर हमें चाहना है कि हमें मीठे का अनुभव नहीं हो, है, तो हम क्या करें, ऐसा कर सकते हैं कि आगे वाले पोर्शन को हम इन्वॉल्व नहीं करें और पीछे से डायरेक्ट हम ये घोट लें या फिर खा लें, ऐसा नहीं होगा। या फिर हम चाहेंगे कि हम कड़वेपन का हमें एहसास नहीं हो, हमें अनुभव नहीं हो, तो ऐसा कर सकते हैं कि आगे मतलब कि पीछे का पोर्शन को हम इन्वॉल्व नहीं करें और आगे से हम खा लें, ऐसा नहीं होगा कि हमारा जीभ पूरा इन्वॉल्व हो रहा है खाने में। तो जो भी स्वाद आएगा वो स्वाद हमारे मुंह को लगेगा ही, हम उस चीज़ को हटा नहीं सकते कि आपको कड़वा का स्वाद नहीं लेना है या सॉल्ट का स्वाद नहीं लेना है, वो आएगा कि आपके पूरे मुंह में हम भोजन खा रहे हो, हमारे मुंह में पूरा मिल रहा है, पूरा टंग उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि जीभ है। अब क्या है कि आप लोगों को पहले ही बता दी कि जीभ का एक तो स्वाद देने में है, स्वाद अच्छा आएगा तभी हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं, और स्वाद नहीं है तो सही से नहीं खा पाते हैं। दूसरा कि ये भोजन को उलट पुलट करने का काम करता है, ठीक है, यानी कि ये भोजन को अच्छे से कि वो लार में मिक्स हो जाए, ठीक है, उलट पुलट करने का काम क्यों करता है, लार में मिक्स करने का। जब हम भोजन को चबा रहे होते हैं, जब भोजन चबा रहे होते हैं, ऐसा नहीं है ना कि जीभ हमारा स्थिर रहता है, जीभ भी घूमता है ना, इधर उधर जीभ क्या कर रहा था, फूड को घुमा रहा होता है, उसमें क्या होता है कि लार मिक्स हो रहा होता है। तो ये क्या कर रहा है कि भोजन को अच्छे से लार में मिक्स करने का भी काम कर रहा होता है। क्योंकि होता है ना, अगर आपको किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को मिलाना हो, सपोज अगर आप कोई भोजन पका रहे हैं, ठीक है, सब्जी पका रहे हैं, उसमें अगर नमक अगर ऊपर से ही डाल दें तो क्या वो मिल जाता नहीं ना, उसको क्या करते हैं करछी से चलाना पड़ता है, पूरा मिलाना पड़ता है, जब तक नहीं मिलाएंगे तो उसमें मिलेगा नहीं, है ना। वही पे है कि मुंह में लार तो निकल रहा है, बट लार हमारे भोजन में मिलाएंगे जब ये अच्छे से पलट होगा तो वो अच्छे से हमारे भोज्य पदार्थ में मिलेगा, और जब भोज्य पदार्थ में मिलेगा तो वो बचेगा भी, और क्या होगा अंदर की तरफ वो जाएगा। तो यहाँ तक टर्म को समझने में कोई परेशानी वगैरह नहीं। जो तीखा जो होता है उसको फिर कौन सा पहचानते हैं? तीखा कॉम्बिनेशन ही बीटर सॉल्ट, ये सब क्या है, बीटर सॉल्ट, ये तीखा क्या आपका यहीं पर ही, जैसे बीटर है ना, बीटर में आपको कड़वा लगता है, वहीं पर आपको तीखा का भी अनुभव होता है, ठीक है। कड़वा हम लोग क्या बोलते हैं, तीखा को बोलते हैं, कड़वा किसको बोलते हैं, तीखा को बोलते हैं। तो मिर्ची वाला तीखा बोल रहे हैं ना, तो कड़वा बन गया है। तो यही पॉइंट हुआ, बीटर वाला पॉइंट हमारा कड़वेपन का ही, ठीक है, कड़वेपन का ही हुआ। और कुछ परेशानी नहीं, तो इसको मिटाएं। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड के बारे में अब हम लोग जानते हैं, टाइप के बारे में हम लोगों ने
जानते हैं टंग का क्या स्ट्रक्चर है। लाल ग्रंथि होगा, क्या है लाल ग्रंथि। भाई ये क्या निकालेगा, सलाइवा निकालेगा, निकलता है। ये क्या है, एक ग्रंथि है। क्या है, ग्रंथि है। ग्रंथि मतलब क्या हुआ, ग्रंथि मतलब क्या हुआ, ग्रंथि मतलब पाइप है। नाली। अच्छा ये बताइए, सेलिब्री ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होगा या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा? एक्सोक्राइन होगा, एक्सोक्राइन होगा ना। ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, नलिका है, यानी कि डक्ट है, डक्ट है ना। सेलिब्री ग्लैंड से जो भी सलाइवा रिलीज हो रहा है वो डक्ट के थ्रू यानी कि नलिका के थ्रू हमारे मुंह में आ रहा है। क्या हो रहा है, हमारे मुंह में आ रहा है। तो सेलिब्री ग्लैंड भी हमारे माउथ में 3 तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, 3 तरह के सेलिब्री ग्लैंड पाए जाते हैं। समझ में आया, 3 तरह के सेलिब्री ग्लैंड पाए जाते हैं। पता है नाम? सेलिब्री ग्लैंड क्या होता है, 3 तरह के सेलिब्री ग्लैंड पाए जाते हैं। एक है पैरोटिड ग्लैंड, क्या है, पैरोटिड सेलिब्री ग्लैंड, सेलिब्री ग्लैंड। एक है सबलिंगुअल, है लिंगुअल सेलिब्री ग्लैंड, और एक क्या है सब मैंडिबुलर। ठीक है, ये क्या है, सब मैंडिबुलर सेलिब्री ग्लैंड। ठीक है, 3 तरह के सेलिब्री ग्लैंड हमारे मुंह में पाए जाते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, हम जो भी सेलिब्री ग्लैंड है उसमें सबसे बड़ा जो है पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, क्या है, पैरोटिड ग्लैंड ही सबसे बड़ा ग्रंथि है, सेलिब्री ग्रंथि है। ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, जैसे हमारा ये कान है ना, कान के जैसे सामने यहाँ पे पाया जाता है हमारा सेलिब्री ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है हमारा सेलिब्री ग्लैंड। अब क्या है, ये सेलिब्री ग्लैंड सलाइवा जो निकलता है डक्ट के थ्रू। ठीक है, डक्ट के थ्रू क्या करता है, हमारा चौवाल होता है, मोलर जो होता है वहाँ पर ये ओपन होता है। ठीक, क्या होता है, वहाँ पर ओपन होता है। तो अगर हम लोग फिगर को ड्रॉ करें, ठीक है, फिगर को अगर हम लोग तो देखते हैं हम लोग इस फिगर को, जिसमें हम लोगों ने इसके बारे में किसका फिगर ड्रॉ किया है, सेलिब्री ग्लैंड का। ठीक है, सेलिब्री ग्लैंड में पैरोटिड ग्लैंड जो हम लोग को दिख रहा है यहाँ जस्ट ईयर है, ईयर के पास, ईयर के सामने हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये पैरोटिड ग्लैंड दिख रहा है। और तीनों सेलिब्री ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है, पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, सबसे बड़ा पैरोटिड है और सबसे छोटा सबलिंगुअल, याद रखना। ठीक है, सब पैरोटिड क्या है, बड़ा है, सबसे बड़ा है, और क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, और ये हो गया मीडियम में। ठीक है, ये क्या हो गया, मीडियम में पैरोटिड ग्लैंड। और उससे क्या होता है, नलिका निकलती है। क्या नलिका निकलती है, तो पैरोटिड डक्ट हुआ, और उसका एक और नाम है टेंसस डक्ट। ठीक है, तो उस नलिका से यहाँ से सलाइवा रिलीज हुआ। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ से सलाइवा बना, और ये क्या हुआ, सलाइवा इस नलिका से होते हुए ये मोलर टीथ के पास, मोलर टीथ के पास क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, ओपन होता है, और वहाँ पर सलाइवा रिलीज करता है। ठीक है, सलाइवा वहाँ पर निकालता है। अब क्या है कि ये जस्ट क्या है, टीथ के जस्ट नीचे पाया जा रहा है ना, टीथ के जस्ट नीचे समझेंगे। ये जो हमारा नीचे का पोर्शन है, ये मैंडिबुलर वाला पोर्शन है। ऊपर की तरफ क्या है, सबलिंगुअल वाला पैरोटिड, ये सेलिब्री ग्लैंड है, और उसके जस्ट नीचे क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सेलिब्री ग्लैंड। तो अपने जीभ को हम लोग अगर पीछे करके घुमाएं तो कुछ गोल गोल सा दाना महसूस होता है, करके देखिए, हो रहा ना, नहीं हो रहा है, अब पीछे टंग के पीछे। ठीक है, तो ये क्या है, जब टंग के नीचे आपका क्या है, सब लिंगुअल है, और उसके जस्ट नीचे कौन सा ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। दोनों का ही डक्ट क्या है, ये क्या कहते हैं, हमारे टंग एक सब लिंगुअल का जो डक्ट है टंग के नीचे ओपन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, और वहाँ सलाइवा क्या कर रहा है, सलाइवा
रिलीज कर रहा है, और ये सब मैंडिबुलर जो है वो भी हमारे टंग के साइड में रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये सलावा, तो क्या हो, ये तीनों ग्लैंड क्या कर रहा है, सलावा रिलीज कर रहा है, सलावा रिलीज हो रहा है, और हमारे मुंह में सलावा आ रहा है, क्या है, लार है, ठीक है, क्या है, लार है। तो ग्लैंड हम लोग समझिए कि सैलिवरी ग्लैंड क्या है, एक एक्सोक्राइनिक ग्लैंड है। इसमें 3 ग्लैंड पाए जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड पाए जाते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, जो कि हमारे कान के जस्ट सामने की तरफ पाया जाता है, कि जस्ट सामने की तरफ हम लोग यह समझ सकते हैं, यहाँ पाया जाता है। उसके बाद सबलिंगुअल जस्ट हमारे टंग के नीचे, और उसके नीचे सब मैंडिबुलर ग्लैंड पाए जाते हैं। तीनों ग्लैंड सलावा निकाल के डग के थ्रू मुंह में क्या करता है, सलावा रीच करता है, और वो सलावा क्या होता है, हमारे भोज्य पदार्थ में मिलके उसको पचाने का काम होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि जब हम खाते हैं तभी सलावा निकलता है, नहीं है ना, हमेशा सलावा निकलता है ना। अगर सलावा नहीं निकले तो कैसा महसूस करेंगे हम लोग, सूखा हो जाएगा, सूखा लगेगा। तो ये क्या काम कर रहा है, सलावा, ठीक है। अब सैलिवरी ग्लैंड को हम लोग देख लिए, हम लोग जानते हैं किसके बारे में, सलावा के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, सलावा के बारे में। ये सलावा यानी कि लार जो है, ठीक है, लार में 99% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, क्या होता है, वाटर होता है, समझ में आया, वाटर होता है। और जो 1% हो गया, 1% में क्या रहता है, सॉलिड होता है, ठीक है, 1% में सॉलिड रह गया। सॉलिड में क्या हो गया, सॉलिड में आपका जो एंजाइम है, एंजाइम हो गया, कुछ ये इम्यूनोग्लोबिन रहता है, कुछ आपका मिनरल्स होता है, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह, ये सब सॉलिड्स आ जाते हैं। तो 99% जो वाटर है, तो ये क्या काम करता है, हमारे एक तरह से हमारे मुंह को एक तो गीला रखता है, दूसरा क्या काम करता है, हमारे मुंह को साफ करने का काम करता है ना, साफ करने का। हमेशा पानी, किसी भी चीज़ को हमको साफ करना होता है, वहाँ पानी से साफ करते हैं, तो ये क्या काम करता है, एक तरह से हमारे माउथ को साफ करने का काम करता है। लार अच्छे से निकल रहा है तो हमारा माउथ भी क्या हो रहा है, साफ हो रहा है, समझ में। तो अब इसीलिए हमेशा निकलते रहता है, ऐसा नहीं है कि हम जब भोज्य पदार्थ खाएंगे तभी लार निकलेगा, वो क्या होता है, हमेशा निकलते रहता है। इसके ये क्या करता है, हमारे एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम ये तो काम कर ही रहा है कि भोजन को पचा रहा है, दूसरा क्या काम कर रहा है, ये हमारे माउथ को, हमारे मुंह को साफ करने का, रिलीज करने का भी काम करता है, माउथ को रिलीज करने का काम करता है, ठीक है, माउथ रिलीज करने का काम करता है। तो जब हम सोए रहते हैं तो सोए हुए में उतना लार नहीं निकलता है, हाँ, नहीं निकलता है ना, इसी कहते हैं ना, जब सोए रहते हैं हम लोग तो उसमें लार निकलता है। तो हम लोग यहाँ पर जानवी सोते हैं तो कम लार, हाँ, तो कहाँ थे कि इसमें जो 99% वाटर होता है वो हमारे माउथ को रिलीज करने का भी काम करता है, यानी कि हमारे माउथ को साफ करने का भी काम करता है। इसलिए जब हम रात को सोते हैं तो रात को क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक हमारा मुंह बंद होता है, ठीक है, क्या होता है, मुंह बंद होता है। लेकिन जब हम दिन में रहते हैं तो दिन में हम अपने मुँह से बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, या बोल रहे होते हैं या फिर कुछ कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, ऐसा जब मुँह बंद रखिए तो उसमें थोड़ा कम रिलीज होता है, लेकिन जब मुँह को आप एक्टिविटी कीजिए रिलीज ज़्यादा होता है ना, जब माउथ को ज़्यादा चलाइए तो लार ज़्यादा रिलीज होता है ना। क्या हो रहा है, वो एक्टिविटी कर रहा है, वहाँ ग्लैंड क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, और वो निकल रहा है, ठीक है, सलावा निकल रहा है, तो हमारा मुँह साफ रहता है। लेकिन जब हम रात को सो रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, हम कोई किसी भी तरह का मुँह से एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, हमारा मुँह बंद रहता है, जो भी जर्म्स है तो वहाँ पर जो सलावा निकल रहा है उसको रिलीज नहीं कर रहा, वो उसको साफ नहीं कर रहा है ना। इसलिए रात दिन में करें ना करें, तो रात को सो उठते हैं तो सुबह में ब्रश करते हैं ना, ताकि रात भर जो भी जर्म्स में है वो साफ हो जाए। कि रात में सफाई हो नहीं पाया है तो दांत में बहुत सारे थे, सुबह तो क्या होगा, सफाई हो जाएगा, है ना। सुबह को माउथ वॉश भी करते हैं सफाई के लिए ना, क्या जरूरत है। इसमें दिन में तो कभी वैसे स्मेल आता नहीं है माउथ से, लेकिन जब रात को सोती होती है तो स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी सफाई है ना। 12 घंटे दिन का भी होता है, 12 घंटे रात का भी होता है ना,
तो दिन में आदमी 14 से 16 घंटा काम कर रहा होगा, लेकिन दिन भर में मुंह से स्मेल नहीं आता है। लेकिन रात को 6-7 घंटे सोता है, उसके बाद जगता है तो मुंह से स्मेल आना स्टार्ट होता है, जब तक माउथ मुंह को साफ नहीं किए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर माउथ हमारा अच्छे से साफ नहीं हो रहा होता है, नहीं हो रहा था। और जब जो है हमारे मुँह में प्रेजेंट है, इसी कारण वो बदबू देता है। वही दिन के में हम लोग काम कर रहे होते हैं, हम अपने मुंह से एक्टिविटी कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या है वो हमारे मुँह का भी सफाई हो जाता है। ठीक है, वो सफाई हो जाता है। तो ये तो समझ में आ गया कि सैलिवरी ग्लैंड कितने हैं और सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा नहीं होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्योंकि सलाइवा है, सलाइवा में क्या होगा, एंजाइम होगा। सैलिवरी ग्लैंड है तो ये एंजाइम सलाइवा में बहुत सारे आपका क्या है मिनरल्स भी है, साथ में क्या है सबसे इम्पोर्टेंट जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा क्या होगा, एंजाइम होगा ना, एंजाइम होगा। ठीक है, क्या होगा, एंजाइम होगा। तो सैलिवरी ग्लैंड से जो एंजाइम रिलीज हो रहा है उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, सैलिवरी सैलिवरी बोलिए। तो एक बात तो यहाँ जान लेते हैं कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे फूड का, ठीक है, हमारे फूड का जो डाइजेशन यानी कि पचना स्टार्ट माउथ से जो है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पच पाता है। ठीक है, क्या कार्बोहाइड्रेट पचता है, वहाँ प्रोटीन और लिपिड नहीं पचता। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड नहीं पचता है। क्यों नहीं पचता है, क्यों नहीं पचता है? यहाँ पर सलाइवा से जो एंजाइम निकल रहा है, ठीक है, सैलिवरी एंजाइम जो निकल रहा है उसमें जो है अमाइलेज ही एक्ट कर पा रहा है। ठीक है, क्या अमाइलेज ही एक्ट कर पा रहा है, समझ में आया? अमाइलेज ही एक्ट कर पा रहा है। अमाइलेज किस पे एक्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट पे। किस पे कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट पे ये एक्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। बट यहाँ पर प्रोटीएज भी होता है, लाइपेज भी होता है। ऐसा नहीं कि प्रोटीएज और लाइपेज नहीं होता, ये भी होता है। बट क्या होता है कि हमारे मुंह में क्या है कि भोजन बहुत कम समय तक ही रहता है ना। बस चबाने के लिए भोजन को रखते हैं ना, है ना। मुंह में क्या सिर्फ चबाने के लिए भोजन को रखते हैं, जब चबा लिए उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, घोट लेते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है बस उसी का पाचन होता है, बाकी प्रोटीन और लिपिड का पाचन नहीं होता है। ये प्रोटीन और लिपिड इस एंजाइम के साथ जो प्रोटीएज है, लैपेज है, वो हमारे स्टमक में जाता है। तो प्रोटीन और लिपिड का डाइजेशन वहाँ होता है। ठीक है, कहाँ होता है, स्टमक में होता है। तो ये बात याद रखना है, माउथ में क्या होगा, सैलिवरी अमाइलेज से सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। किसका होगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। समझ में आया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। तो कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बना देगा, डेक्स्ट्रिन बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा और ये क्या बनाएगा, डेक्स्ट्रिन बनाएगा। क्या बनाएगा, डेक्स्ट्रिन बनाएगा। क्या, डेक्स्ट्रिन बनाएगा। तो डेक्स्ट्रिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। यानी कॉम्प्लेक्स मतलब संगठन, ठीक है, संगठित फॉर्म हो गया। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, टूटा हुआ फॉर्म हो गया, है ना। ये कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। और डेक्स्ट्रिन क्या हो गया, डाइसैकेराइड हो गया, है ना। क्या हो गया, डाइसैकेराइड हो गया। ठीक है, तो ये तो क्या बना दे रहा है, डाइसैकेराइड बना दे रहा है। अब इसीलिए हम लोग जब रोटी चावल अगर अच्छे से चबाइए तो महसूस करते हो हल्का मीठा मीठा लगता है ना। रोटी को भी ऐसे ही खाइए, जब वो बचता है, टूटता है, डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट होता है। डेक्स्ट्रिन का कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होता है ना, और शुगर क्या मीठा लगता है। तो अब ऐसा नहीं है कि जब हम चीनी खाएंगे तो ही मीठा, चीनी क्यों लग रहा है, वो ज़्यादा सिंपल फॉर्म में चीनी मीठा लग रहा है। वहीं पर रोटी भी खाए, रोटी को अच्छे से हम चबाए, लार में वो मिक्स हो रहा है तो भी हमें वो मीठा लगेगा, है ना, मीठा लगेगा। कभी ऐसे भी देखिएगा कि चीटी तो ऐसे मिठाई लगता है, लेकिन गेहूँ को ऐसे डालिए तो गेहूँ में भी देखिएगा कि चीटी लग रहा है ना, चावल में चीटी लग रहा है। क्या, उसको पता चल जा रहा है कि इसमें मीठा है और मीठा के पीछे जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट में है, मीठा लग रहा है, तो गेहूँ में भी मीठा लग रहा है। तो ये क्या है,
कि जब तो इसीलिए हमारे माउथ में ओनली क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट ही बच रहा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही बच रहा है, पूरा सिंपल फॉर्म में नहीं हो रहा, मतलब कि डाइसेक्राइड में ही टूट रहा है। ऐसा वैसा मत समझिए कार्बोहाइड्रेट पूरा ही बच रहा है, अब वो अंदर भी जाके बचेगा। तो यहाँ हमारे माउथ कैविटी का जो भी टॉपिक था वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो मैं क्या माउथ कैविटी का जितना भी ये था टॉपिक था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। कोई परेशानी वगैरह नहीं हमारे समझने में, माउथ कैविटी को समझने में। माउथ कैविटी को और बक्कल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, ये पिछले क्लास में आप लोग बताएंगे तो वहाँ पे लिख लीजिए, माउथ कैविटी को बक्कल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो माउथ कैविटी हम लोगों का क्लियर हो गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, माउथ कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स आता है तो फेरिंग्स में आप लोगों को वैसे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पता है कि फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स का 3 भाग है। क्या है, फेरिंग्स का 3 भाग है ना। कौन कौन सा बताइए, 3 भाग है कौन कौन से। एक हो गया नेजोफेरिंग्स है ना, नेजोफेरिंग्स। दूसरा हो गया ओरोफेरिंग्स और तीसरा हो गया लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तीसरा हो गया लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स क्या है कि ये वो वाला भाग है जहां पर फेरिंग्स नोज के सामने प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ, नाक के सामने प्रेजेंट है, वो हो गया नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स यानी कि ये वाला जो फेरिंग्स प्रेजेंट है वो कहाँ है, मुंह के सामने प्रेजेंट है। कहाँ, सामने में मुंह के सामने जो प्रेजेंट है वो हो गया क्या। अब क्या है, लैरिंगोफेरिंग्स, ये जस्ट लैरिंग्स के पास आके खत्म हो रहा है। लैरिंग्स के पास आके यहाँ पर जो खत्म हो रहा है इसका पार्ट फेरिंग्स का, वो हो गया लैरिंगोफेरिंग्स। क्या हो गया, लैरिंगोफेरिंग्स। अब क्या है, यही फेरिंग्स के बाद ये फेरिंग्स कॉमन पार्ट है, बताया था पिछले क्लास में। फेरिंग्स कॉमन पार्ट है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो यहीं पर फेरिंग्स कॉमन पार्ट है। तो फेरिंग्स के आगे कौन सा जाता है, सांस नली जाता है, और इसके पीछे क्या जाता है, ग्रास नली जाता है। ठीक है, ग्रास नली यानी ऑसोफेगस। समझ में आ गया। तब आज हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, ऑसोफेगस के बारे में। इसके बारे में ऑसोफेगस के बारे में। तो ऑसोफेगस को और क्या कहते हैं, फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑसोफेगस को और हम लोग नाम से भी जानते हैं। क्या, इसोफेगस बोले या फिर ऑसोफेगस बोले, समझ में आ गया। ऑसोफेगस क्या है, पाइप है। ठीक है, इस तरह से एक पाइप है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। यानी कि इसका स्ट्रक्चर पाइप के जैसा है और ये काम क्या कर रहा है, बस फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का रास्ता है। अगर यहाँ पर पाइप नहीं रहेगा तो वो जाएगा कैसे, ट्रेवल कैसे करेगा, है ना। पाइप से भोजन क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। यहाँ से कहाँ जा रहा है, स्टमक से, है ना। और ऑसोफेगस के बाद स्टमक स्टार्ट होता है ना, है ना। ऑसोफेगस के बाद स्टमक स्टार्ट होता है। तो अब क्या है कि यहाँ से फूड आ रहा है। अब फूड किस तरह का आ रहा है, लार में मिक्स है ना, लार में मिक्स फूड है ना। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन आ गए। ट्रैक्ट मतलब रास्ता, यानी कि जहाँ से फूड पास हो रहा है ना, जहाँ से फूड पास हो रहा है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव ये कहता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है यानी कि मसल से जो बना हुआ है, सब एक ही तरह के मसल से बने हुए। यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है किससे किससे लेयर से बना हुआ है, ठीक है, कौन कौन से लेयर से बना हुआ है। एक तो हो गया म्यूकस लेयर से बना हुआ है, म्यूकोसा से बना हुआ है म्यूकस। दूसरा हो गया सब म्यूकोसा लेयर हो गया।
तीसरा हो गया मस्कुलरिस लेयर, मस्कुलरिस लेयर, और चौथा हो गया सीरोसा लेयर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो बना हुआ है टिश्यू के 4 परतों से मिलके बना हुआ है, 4 परत के मिल से बना हुआ है। अब क्या है कि म्यूकोसा जो है ये सबसे अंदर वाला परत हुआ। क्या हुआ? सबसे अंदर वाला परत हुआ। सब म्यूकोसा क्या है? जस्ट म्यूकोसा के ऊपर वाला परत सब म्यूकोसा हो गया। मस्कुलरिस सब म्यूकोसा के जस्ट ऊपर वाला परत, और सीरोसा सबसे बाहरी परत हुआ। ठीक है, सीरोसा क्या हुआ? सबसे बाहरी परत हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यानी कि आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर ओसोफेगस ले तो ओसोफेगस भी इसी एक टिश्यू के लेयर से बना हुआ है, स्टमक भी इसी टिश्यू के लेयर से बना हुआ है। जो क्या प्रेजेंट है हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन भी जो है इसी टिश्यू के परत से बना हुआ है। समझ में आ गया? यहाँ परत जो है ना, सीरोसा सबसे बाहरी लेयर, म्यूकोसा सबसे अंदर लेयर। सब म्यूकोसा यानी कि म्यूकोसा के जस्ट ऊपर वाला लेयर सब म्यूकोसा हो गया। अब सब म्यूकोसा के ऊपर का लेयर क्या हो गया? मस्कुलरिस हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। ये क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। ये सबसे ऊपर वाला कौन सा हो गया? सीरोसा हो गया। कौन सा हो गया? सीरोसा हो गया। इसके अंदर भी एक लेयर होगा, इसके अंदर भी एक लेयर होगा। ये कौन सा हो जाएगा? मस्कुलरिस हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? मस्कुलरिस हो जाएगा। इसके अंदर भी एक लेयर होगा, इसके अंदर भी एक लेयर होगा। ये कौन सा हो जाएगा? सब म्यूकोसा होगा। हाँ, सब म्यूकोसा होगा। और इसके अंदर भी एक लेयर होगा, और वो क्या हो जाएगा? म्यूकोसा होगा। ये क्या होगा? म्यूकोसा होगा। हमारा 4 परत से बना। अब ये लेयर कैसे देखने के लिए मिला? जब इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कट किया होगा, सेक्शन किया होगा, तभी देखोगे कितने परत हैं, है ना? ऐसे तो नहीं दिखेगा, ऐसे तो बस एक पाइप ही दिखेगा, स्ट्रक्चर ही दिखेगा, है ना? समझ आ रहा है ना? तो ये बात क्लियर हो गया कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि अगर अब हम लोग यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओसोफेगस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि ओसोफेगस का स्ट्रक्चर तो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, और ये जो बना हुआ है इसका एनाटॉमी क्या है कि ये टिश्यू के 4 लेयर से बना हुआ है। सब लेयर का क्या क्या नाम है पता होगा, याद होगा? सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सीरोसा। ठीक है, इतने लेयर से मिलकर बना हुआ है ये। अब क्या है कि ये काम क्या कर रहा है? ओसोफेगस की फूड को पास करने का काम कर रहा है। फूड अब यहाँ कैसा फूड है कि जब हम भोजन ले रहे हैं, ठीक है, कुछ रोटी ले रहे हैं, टुकड़ा ले रहे हैं, या चावल ले रहे हैं, टुकड़ा ले रहे हैं, लेकिन उसी फॉर्म में वो हमारे क्या कहते हैं, फूड पाइप से स्टमक में नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको क्या पाया जाएगा? ढक्कन जैसा आकृति पाया जाएगा। ठीक है, आकृति नहीं तो इसको क्या कहते हैं? स्पिंक्चर बोलते हैं। समझा रहे हैं अभी? स्पिंक्चर क्या बोलते हैं? स्पिंक्चर। डाइजेस्टिव सिस्टम में जगह जगह आपको स्पिंक्चर देखने के लिए मिलेगा, ध्यान से समझिएगा स्पिंक्चर क्या। और क्या है कि जब ओसोफेगस से फूड जा रहा है, ठीक है, फूड जा रहा है, फूड में जब लार से फूड मिक्स हो गया, उसको क्या कहते हैं? फूड नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आइए कि वो कैसा स्ट्रक्चर बना दे रहा है? बोलस स्ट्रक्चर बना रहा है। बोलस का मतलब क्या हुआ कि जब हम भोजन को चबा के क्या हो गया? महीन हो गया, उसमें थोड़ा सा क्या लार के साथ वाटर का स्ट्रक्चर है ना? जब आटा लेते हैं, मान लीजिए आटा ले रहे हैं, आटा सूखा लिए, है ना, जब उसको हम थोड़ा सा वाटर देके मिला रहे हैं तो वो एक स्ट्रक्चर दे रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि हम कुछ भी खाना खा रहे हैं, है ना, कभी तो ऐसा होता होगा ना, खाना खा रहे हैं, हम हमें कुछ चले गया तो खाना उगलना पड़ रहा है। जब हम खा रहे हैं तब तो रोटी पूरा रोटी के जैसा है, लेकिन जब हम उसको उगल रहे हैं तो पूरा मैश हो गया है ना, लार के साथ मिल के मैश हो गया है। तो वही क्या हुआ? बोलस हो गया। जब तक वो बोलस की फॉर्म में नहीं आएगा वो अंदर जाएगा नहीं। हम अगर चाहे रोटी को डायरेक्ट निकले तो निकल पाएगा, उसको फिर नहीं ना, उसमें लार मिक्स होना जरूरी है। अगर लार मिक्स नहीं होगा तो वो अच्छे से आगे की तरफ बढ़ेगा नहीं, है ना? क्यों नहीं बढ़ेगा? बोलस नहीं बनेगा और लार खाने को चिकनापन, वो चिकनापन कर दे रहा है, जिसके बाद वो क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ेगा। अब क्या है कि ये भोजन जो अब ऐसे नहीं है कि ये यहाँ पर बोलस आया वो डायरेक्टली नीचे आ गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। वो बोलस आया
वो डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर उसका बोलस के जैसा है, वाटर के जैसा नहीं है। पानी रहेगा तो पानी भले आ जाएगा, ऐसे कभी पानी आ जाएगा, लेकिन वहाँ क्या बोलस है, बोलस ऐसे ही नहीं आ पाएगा। तो इसको यहाँ तक लाने के लिए और फिर उसको क्या करना होता है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट करना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को किसका कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे, मस्कुलर सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपको लोगों को बताया था कि पेरिस्टल्सिस मूवमेंट क्या होता है। बताइए पेरिस्टल्सिस मूवमेंट क्या होता है। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट मतलब हम किसी चीज़ को अगर पैर में डालते हैं तो वो चीज़ जिधर जाता है वो खुल जाता है, और पीछे वाला पर्सन जो कि भाग जो है वो फिर चिपक जाता है। यानी कि ये जो मूवमेंट करता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो जो भी वहाँ पर पदार्थ है वो आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, वही क्या हुआ पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। ये बोलस जो आगे की तरफ मूव करेगा, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, फिर उसका पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई मूवमेंट द्वारा यही मूवमेंट क्या कहलाता है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, यही मूवमेंट क्या कहलाता है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट कहलाता है। मान लीजिए कि क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ क्या है, फूड है, यानी कि जहाँ यहाँ फूड है, यहाँ उसके बाद यहाँ पर ये पहुँचा, यानी कि जब ये फूड यहाँ पर है, ठीक है, जब ये फूड यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी कि सिकुड़ा तो ये क्या किया, आगे की तरफ भेज दिया, आगे की तरफ भेज दिया, ये क्या होगा, रिलैक्स हो गया। फिर यहाँ पर फिर आगे की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर ये रिलैक्स होगा। तो ये क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, संकुचित हो रहा है, संकुचित हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट संकुचित हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है, उसी मूवमेंट के द्वारा क्या तरफ आ रहा है। ठीक है, बोलस नीचे की तरफ आ रहा है। अब क्या है कि आपको स्ट्रक्चर में और फेगस में यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, स्पिंक्टर पाया जा रहा है। ठीक है, क्या स्पिंक्टर, इसका भी वर्ड आप लोग को जाना पहचाना लग रहा होगा, है ना, जाना पहचाना। स्पिंक्टर क्या है, स्पिंक्टर काम किस तरह कर रहा है, ढक्कन के जैसे काम कर रहा है, लेकिन ढक्कन है नहीं, ढक्कन नहीं है, लेकिन ढक्कन के जैसे काम कर रहा है। ठीक है, कैसे कि पता है कि हमारे मसल्स में, मसल्स का खुद का फीचर है कि वो कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा क्या कर लेता है, खुद को सिकोड़ लेता है, और रिलैक्सेशन के द्वारा, डायलेशन के द्वारा अपने आप को फैला लेता है ना, तो ये फीचर है। तो ये क्या कर रहा है कि स्टमक के पास स्पिंक्टर पाया जा रहा है, यानी कि वो मसल्स का स्ट्रक्चर है कि वो संकुचित होकर वो बंद है। ठीक है, क्या है, वो बंद है। ये स्ट्रक्चर मसल्स का स्ट्रक्चर क्या, ये यहाँ पर क्या है, इस तरह का बंद स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, बंद स्ट्रक्चर बना रहा है ना। अब ये खुलेगा कब, ये कब खुलेगा, ये तब खुलेगा जब वहां से बोलस आएगा। बोलस है ना, बोलस है तो बोलस क्या किया, इस पर प्रेशर बनाया, बोलस है इस पे प्रेशर बनाया, जब इस पे प्रेशर बनाया तो इसको पता चला कि वहां से कुछ आ रहा है, बोलस आ रहा है, अब फिर ओपन होगा, जब ये क्या होगा, ये ओपन होगा और ये बोलस क्या होगा, यहाँ क्या स्टमक में एंटर करेगा, क्या स्टमक में एंटर करेगा। तो समझ में आ गया, ऑसोफेगस क्या है, ऑसोफेगस पाइप है, क्या काम कर रहा है, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहा है, यानी कि ऑसोफेगस के थ्रू। अगर ऑसोफेगस नहीं रहेगा तो डायरेक्ट माउथ से स्टमक में कैसे जाएगा, जा पाएगा नहीं ना, नहीं जाएगा। तो क्या कर रहा है, वो स्टमक में पहुंचाने का एक रास्ता है। उसका जो लेयर है, 4 लेयर से बना हुआ है, 4 लेयर से बना हुआ है, 4 लेयर का नाम आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद इसमें जो फूड पास हो रहा है उसको बोलस बोलते हैं। बोलस मूव कैसे करता है, किस मूवमेंट के द्वारा, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट के द्वारा। किस मूवमेंट के द्वारा, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट के द्वारा। और ऑसोफेगस और स्टमक के बीच में स्पिंक्टर पाया जाता है। स्पिंक्टर क्या काम कर रहा है, ढक्कन के जैसे काम कर रहा है। ढक्कन के जैसा क्या काम, कैसे काम कर रहा है, तो वहाँ पर जो मसल्स है क्या है, बंद स्ट्रक्चर बना रहा है, ढक्कन के जैसे बंद स्ट्रक्चर बना रहा है। वहाँ पर जब बोलस जाएगा तो वो क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, क्या होगा, ओपन होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि ये बंद स्ट्रक्चर क्यों है, ये क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्टमक में फूड बहुत देर तक रहता है। ठीक है, जब तो वो अच्छे से मिल नहीं जाएगा तब यहाँ पर एसिड भी रिलीज हो रहा है ना, एसिड रिलीज हो रहा है। तो अगर यहाँ पर ढक्कन नहीं होगा, यहाँ पर एसिड रिलीज हो गया तो ये क्या होगा, इधर से पास हो जाएगा।
पास हो जाएगा उसी कारण क्या हो जाएगा, क्या होने लगेगा, सीने में जलन होने लगेगा, होने लगेगा ना। ऑसोफेगस में स्टमक से ऊपर आ गया ये एसिड वाला फूड, तो क्या होने लगेगा, उसी कारण क्या होने लगेगा, सीने में जलन होने लगेगा। समझ में आ गया। जैसे ये बंद है तो इसके जो भी वहाँ है एसिड में मिला हुआ है वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ तक हो गया ना, ओके हुआ ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नए कोर्स का अपडेट, और इस कोर्स का नाम है CMSCD एलोपैथी। CMSCD मीन्स कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड असेंशियल ड्रग्स, एंड इट इज़ अप्रूव्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के नए नए कोर्सेज़ का अपडेट लेते रहिए।